आप जितना जल्दी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, आप अपनी रिकवरी की रोड पर उतनी जल्दी चलना शुरू करेंगे। न्यूरो फिजियोथेरेपी जो होती है तो एग्जैक्टली क्या होती है? तो रीढ़ की हड्डी में चोट आना, लकवा होना या कमर की नस दबना, डिस्क बल्ज होना, जब भी आपको पेन होता है तो आप दवा ले लेते हैं या तो फिर आराम कर लेते हैं। आपको लगता है कि इससे पेन ठीक हो गया, लेकिन आपके डेली रूटीन से होने वाली समस्याओं को लेकर के आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही होती है। एक बार फिर से आपका स्वागत है द डॉक्टर्स बेंच में। यहाँ पर हम करते हैं बातें आपके हेल्थ की, प्रिवेंशन की और आपके बेटर लाइफस्टाइल की। तो आज हम चलते हैं फिजियोथेरेपी के समुद्र में डाइव लगाने और हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं फिजियोथेरेपिस्ट रुचि श्रीवास्तव मैडम, जिनसे हम जानेंगे कि हमारी डेली रूटीन में जो हम एक्टिविटी करते हैं इसके कारण हमें क्या क्या बीमारियां आगे चल के हो सकती हैं, क्या प्रिवेंशंस रखने चाहिए, क्या हमारे लाइफस्टाइल होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच राजी। न्यूरो फिजियोथेरेपी जो होती है तो एग्जैक्टली क्या होती है, ये सिंपल टर्म्स में अगर आप हमें समझा सकें। पहली चीज तो मैं फिजियोथेरेपी के बारे में ही समझाना चाहूंगी, क्योंकि आज के टाइम पे लोग अभी भी कहीं ना कहीं पीछे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि फिजियोथेरेपी क्या होती है। तो फिजियोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट अप्रोच है जहाँ पे हम एक्सरसाइजेस और मशीन्स के जरिए लोगों की हेल्थ को बेटर बनाते हैं। बिना दवाइयों के सिर्फ एक्सरसाइज ही एक ऐसा जरिया होता है जिससे लोगों की मसल्स की हेल्थ बढ़ती है, उनकी इंजरीज होने के चांसेस कम होते हैं, उनको फर्दर आगे कुछ बीमारियां जो प्लान होने वाली हैं उनकी रिस्क कम हो जाती है। इन सभी चीज़ों को अगर हम टारगेट रखते हैं तो ये कहलाती है फिजियोथेरेपी। अब हम बात करेंगे न्यूरो फिजियोथेरेपी के बारे में, यानी कि फिजियोथेरेपी का एक ऐसा प्लान, एक ऐसा ट्रीटमेंट अप्रोच जहाँ पे अगर किसी पर्सन को या तो ब्रेन में कोई चोट आई है या रीढ़ की हड्डी में कोई विकार हुआ है या उनको नसों से संबंधित कोई बीमारी हुई है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है ना कि लोगों के बैलेंस में कुछ गड़बड़ियाँ आ जाती हैं या उनकी मसल्स वीक हो जाती है, वो पेन के शिकार हो जाते हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एक्सरसाइज प्लान की जाती है वो होती है न्यूरो फिजियोथेरेपी। तो मैम न्यूरो जो किस तरह की कौन सी बीमारियां होती हैं जिसमें फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकती है? देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन जो मेन हम आज बहुत ज़्यादा फेस करते हैं वो है स्ट्रोक, यानी कि लकवा होना, रीढ़ की हड्डी में चोट आना। आजकल के युवा बहुत तेज बाइक चलाते हैं, चोट आती है और रीढ़ की हड्डी सबसे ज़्यादा डैमेज होती है ना। तो रीढ़ की हड्डी में चोट आना, लकवा होना या कमर की नस दबना, डिस्क बल्ज होना, ये सारी ही कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम ये चीज़ें देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशल बच्चे, ये भी एक न्यूरो का ही पार्ट होता है। तो इन सभी कंडीशंस में हमें न्यूरो फिजियोथेरेपी अप्लाई करनी होती है। तो स्ट्रोक जो होता है जी, इसके अंदर रिकवरी में फिजियोथेरेपी का रोल जो होता है वो कितना जरूरी है? ये बहुत अच्छी सवाल की है आपने आज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये फील होते हुए कि इतना लोग सोचते भी हैं आजकल फिजियोथेरेपी के बारे में। क्या होता है ना कि जब स्ट्रोक होता है या लकवा होता है तो बॉडी का एक साइड का हिस्सा लगभग पूरा वीक हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का स्ट्रोक हुआ है। कभी वो बहुत माइनर होता है, कभी बहुत मेजर होता है। ऐसे में फिजियोथेरेपी का रोल होता है कि जो वीकनेस आई हो एक साइड में उसको वो रिकवर करे, उनकी मसल्स की ताकत को बढ़ाए, या जो पार्ट वो यूज में नहीं आ रहा है उसको दोबारा से वो यूज करना स्टार्ट कर पाए। तो एक तरीके से हम जो पैटर्न होता है ना रिसाइकिल का, ये फिजियोथेरेपिस्ट का वही पैटर्न है कि जो खोई हुई चीजें हैं उनको वापस लेकर आना, ये फिजियोथेरेपी का पार्ट है। तो हम उनकी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं फिजियोथेरेपी के जरिए। तो कितना टाइम लगता है इसमें? अगर कोई आपको पेशेंट हो ऐसा कि आपने जिसका ट्रीटमेंट किया हो तो कितना समय लग जाता है एक स्ट्रोक के पेशेंट को वापस? एग्जैक्टली एक फिक्स टाइम पीरियड तो नहीं है कि कितना समय लगेगा। ये इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि स्ट्रोक कितना पुराना है, किस टाइप का है,
पेशेंट की फिजियोथेरेपी कितनी अर्ली स्टार्ट हुई, उनके फैमिली मेंबर्स का क्या रोल है, पेशेंट की विल पावर क्या है, ये सारे फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखें तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी की रिकवरी होने में कितना टाइम लगेगा। जैसे मैं रिसेंटली अभी 3 से 4 केसेस देख रही हूँ, लेकिन सबकी रिकवरी अलग अलग है। फैमिली बहुत मैटर करती है उस चीज में, कितनी जल्दी फिजियोथेरेपी का योगदान स्टार्ट किया है ये डिपेंड करता है। एंड मेजर पार्ट होता है कि टाइप ऑफ स्ट्रोक क्या था। लगभग 2 टाइप से होता है, एक होता है इश्चेमिक और एक होता है हेमरेजिक। इश्चेमिक मतलब थोड़ा कम सीवियर, हेमरेजिक मतलब थोड़ा ज्यादा सीवियर। तो ये 2 अलग अलग फैक्टर बैठते हैं जो आपकी रिकवरी को डिसाइड करते हैं। तो एज पर माई विजन हेमरेजिक स्ट्रोक को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है और इश्चेमिक को कंट्रोल करना ज्यादा इजी है। क्या पैरालाइज जो पेशेंट होते हैं जी, ये कंप्लीटली रिकवर हो सकते हैं फिजियोथेरेपी से? कंप्लीट तो नहीं लेकिन अप टू कंप्लीट, पूरे तो नहीं लेकिन लगभग पूरे। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। ब्रेन में एक बार अगर चोटिल हो गया है तो उसको फुली रिकवर करना बहुत नामुमकिन जैसा है। लेकिन हाँ, पेशेंट इतना रिकवर हो जाता है कि वो अपने रोजमर्रा के काम बिना किसी हेल्प के कर सकता है, चाहे वो चलना फिरना हो, उठना बैठना हो, खाना पीना हो या अपने बैक टू वर्क जाना हो। कुछ कुछ चीजें लिमिटेड रह जाती है, स्पेशली आपके हाथ की फाइन मूवमेंट। अगर हम प्रयास करें भी तो लगभग हम 90 से 95% केसेस को रिकवर कर देते हैं और कभी कुछ केस ऐसे मिरेकल्स होते हैं जहाँ पे फुली रिकवरी पॉसिबल हो जाती है। अगर बहुत माइनर स्ट्रोक है तो रिवर्सिबल है। क्या मैम फिजियोथेरेपी एक कंप्लीट सॉल्यूशन है या मेडिसिन का इसमें सपोर्टिव रोल है, या ये कहेंगे फिजियोथेरेपी मेडिसिन का एक सपोर्टिव रोल है? इसको थोड़ा सा बिल्कुल, देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स मेडिकल है, लेकिन अगर हम बात करें कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है तो अगर स्ट्रोक की रिकवरी चाहिए, दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही योगदान है। बिना मेडिसिन के भी स्ट्रोक रिहैब नहीं कर सकते हैं आप, और बिना फिजियोथेरेपी की भी आप पेशेंट को दोबारा से बैक टू वर्क नहीं ले जा सकते। तो दोनों का ही अपना एक योगदान है। बिना मेडिसिन, बिना फिजियोथेरेपी, दोनों का कंबाइंड अप्रोच ही आपके पेशेंट को रिकवर कर सकता है। बिल्कुल, पेशेंट को दोनों चीजें जरूरी है। जी बिल्कुल, फिजियोथेरेपी को भी अपनाना है, फिजियोथेरेपी भी लेनी है, साथ में डॉक्टर को भी दिखाना है और मेडिसिन भी लेनी है। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ऐसे पेशेंट्स के, डायलिसिस पेशेंट, उनको उनकी केयर में क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पेशेंट हमारे पास बहुत कम समय के लिए आता है या हम पेशेंट के कांटेक्ट में बहुत कम रहते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो अपने घर वालों के साथ में रहते हैं। तो ऐसे में फैमिली मेंबर्स की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। हमारा ध्यान रखना अपनी जगह है, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम पीरियड जो कि गोल्डन टाइम पीरियड है वो फैमिली का है, तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना रहता है कि उनकी पोजिशनिंग हर 2 घंटे में उनकी पोजीशन को बदला जाए। अगर नहीं बदलेंगे तो जो वीक साइड है वो और वीक होता जाएगा, बेड सोर का खतरा बढ़ जाएगा, मसल वेस्ट होने लगती है। तो पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है। अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी आरटी फीड पे है, यानी कि नली द्वारा फीडिंग कर रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अगर हम लिक्विड बहुत पतला कर देते हैं तो उसमें एस्पिरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा, फिजियोथेरेपिस्ट जो है आपके, वो 1 या 2 बार आपकी एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, लेकिन 24 घंटे के अंतराल में हर थोड़ी देर में मूवमेंट कराना वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं कराएंगे तो अगेन वो सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने लगते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस को सपोर्ट करना, और सबसे बड़ी जो मेरे हिसाब से मैं पॉइंट करती हूँ वो ये है कि फैमिली मेम्बर्स उनको इतना इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश में नहीं रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि सारी चीज़ें हम ही करते हैं, तो ऐसे में पेशेंट और वीक होता जाता है। तो उनको इतना मोटिवेट करना उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने काम करने के लिए खुद उनकी विल पावर, बिल्कुल, तो ये उनका एक सबसे बड़ा रोल होता है। जैसा कि आपने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट पूरा दिन साथ में नहीं रह सकते, जी, घर वालों को बिल्कुल एक्सेस करानी चाहिए।
तो ये होम एक्सरसाइज होती है, कितनी इफेक्टिव है न्यूरो पेशेंट्स? बहुत, मैं तो बोलती हूँ कि 50% योगदान उनके घर वालों का ही है। अगर होम एक्सरसाइजेस से हम रिजल्ट नहीं ला सकते तो एटलीस्ट हम चीज़ों को बेकार नहीं करते। जो एक कोटेशन होता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, समहाउ वही एप्लीकेबल यहाँ होता है कि चीज़ें और बेकार ना होने पाए, ये फैमिली मेंबर्स की जिम्मेदारी है। तो होम एक्सरसाइजेस के जरिए हम चीज़ों को बेकार होने से बचा रहे हैं, और जो बेकार नहीं हो पा रही है वो जल्दी अच्छी करना एक फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका है। सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं आपके पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स पेशेंट को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर? जी, दो मेजर मिस्टेक्स हैं। पहली चीज़ है अफेक्टेड साइड को इग्नोर करना, और दूसरी चीज़ है ओवर डिपेंडेंट बनाना, यानी जो कमज़ोर है उसको और कमज़ोर करवाते जाना। यानी अगर पेशेंट को राइट साइड में लगवा है तो फैमिली मेंबर का प्रेशर ये रहता है कि आप लेफ्ट से ही खाना सीख जाइए, है ना। तो ऐसे में उनका राइट साइड और वीक होता जा रहा है। वो ये फोकस नहीं करते हैं या ये कोशिश नहीं करते हैं कि वो राइट पे भी फोकस करें, है ना। तो ऐसे में राइट जो है या जो वीक पार्ट है वो और वीक होता जाता है, तो अफेक्टेड जो है वो और ज़्यादा वीक हो रहा है। एंड सेकेंड चीज़ है ओवर इंडिपेंडेंट। पेशेंट की विल पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। उनको लगता है कि हम ठीक नहीं हो रहे हैं, जल्दी कोई रिकवरी नहीं आ रही है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, और ऐसे में वो लोग जो उनके मन में आता है वो कोशिशें करना शुरू कर देते हैं। इंडिपेंडेंट बनने की चाह खत्म होने लगती है, और ऐसे में हम अपने घर वालों पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स जो है फैमिली मेंबर्स करते हैं पेशेंट की रिकवरी को स्लो डाउन करने के लिए। तो जो लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको इस चीज़ के लिए समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, कि मूवमेंट ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो मूवमेंट रहेगा बॉडी में तो वो रिकवरी पॉसिबल है। बिल्कुल। हम एक और चीज़ हमने देखी है जो हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादा होती भी है कि लकवा लग जाता है। हाँ। इस तरह कोई भी डिसीज़ होती है तो ज़्यादातर ऐसे लोगों को लेके झाड़ फूक पे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। तो ये इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं लोग, और उन्हें फिजियोथेरेपी करानी चाहिए? ये चीज़ छोड़ के ऐसा करते हैं इससे पेशेंट को और तकलीफ ही होती है और लंबा समय हो जाता है ट्रीटमेंट मिलने में। एक तो बाबा, और ऊपर से कम्बल वाले बाबा, इन्होंने फिजियोथेरेपी की जान ले रखी है। ये क्या है, ये इतने ज़्यादा मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं लोगों की मेंटालिटी में कि शायद कोई झाड़ फूक से वो ठीक हो जाए। ये मिथ तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, कोई भी ऐसा साइंटिफिक अप्रोच अभी तक नहीं आया है जो कि लकवे को बिना किसी फिजियोथेरेपी के ठीक कर पाए। तो आई थिंक ये जो मिथ बना हुआ है कि हमें मालिश की वजह या झाड़ फूक से हम ठीक हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आई थिंक इससे हम चीज़ों को बेकार कर रहे हैं। फोकस ये होता है अर्ली मूवमेंट, अर्ली रिकवरी। आप जितना जल्दी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, आप अपनी रिकवरी की रोड पर उतनी जल्दी चलना शुरू करेंगे। तो ये सब अंधविश्वास है, पूरी तरीके से ब्रेक करना ज़रूरी है कि मालिश या झाड़ फूक से ठीक होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और ट्रेंड और रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट एग्जैक्टली, एक साइंटिफिक अप्रोच जो कि फिजियोथेरेपी है, वही एक सहारा है जो कि बैक टू वर्क या बैक टू लाइफ में आपको एंटर दे सकता है। थैंक यू मैम।